क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां ट्रेनें रुकती नहीं लेकिन चीखें आज भी सुनाई देती हैं, जहां पटरियों पर दौड़ते हैं साए और हवा में गूंजती है एक अधूरी आत्मा की पुकार। स्वागत है आपका ईरी हॉरर टेल्स की इस खौफनाक यात्रा में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी स्टेशन बेगुनकोडर के अंधेरे में, जहां एक हादसे ने दर्जनों जिंदगियां निगल लीं और जहां आज भी रात होते ही मौत का साया मंडराता है। यह सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं, बल्कि एक सच्ची दास्तान है जो आपको सिहरन तक महसूस कराएगी। अगर आप हॉरर, मिस्ट्री और सस्पेंस के शौकीन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में हमें बताएं कि अगली वीडियो में किस भूतिया जगह की कहानी सुनना चाहते हैं। आपका नाम हमारी अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा, जैसे हमने इस वीडियो में इन 5 सब्सक्राइबर्स का नाम शामिल किया है। राहुल शर्मा दिल्ली से, प्रीति कुमारी पटना से, अमित यादव लखनऊ से, कविता वर्मा भोपाल से और फैजान अली हैदराबाद से हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम अगली वीडियो में लिया जाए तो अभी कमेंट कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको अपनी सीट से उठने नहीं देगी। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम उतरने वाले हैं बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन के उस अंधेरे में, जहां की हर ईंट, हर पटरी और हर साया एक अनकही कहानी कहता है। लाइट्स ऑफ कीजिए, हेडफोन लगाइए और सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि अब रात लंबी होने वाली है। साल 1962, वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जिले का छोटा सा गांव बेगुनकोडर। चारों तरफ हरियाली, पथरीली पगडंडियां और बीचों बीच नई नई बनकर तैयार हुई एक इमारत, बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन का निर्माण गांव वालों की बरसों पुरानी मांग के बाद हुआ था। अब उन्हें 30 से 35 किलोमीटर दूर जाकर ट्रेन पकड़ने की मजबूरी नहीं रही। अजय चौधरी, 30 साल का नौजवान, पहली बार यहां बतौर स्टेशन मास्टर तैनात हुआ था। चेहरे पर सपनों की चमक, आंखों में भविष्य की उम्मीदें। उसके साथ उसकी पत्नी लीना भी थी, जो नए सरकारी क्वार्टर में उसका साथ निभा रही थी। स्टेशन छोटा था, एक टिकट काउंटर, एक वेटिंग हॉल और अजय के लिए एक साधारण क्वार्टर। पहली बार गांव वालों की आंखों में जो खुशी थी, वह अजय को भी आत्मसंतुष्टि देती थी। दिन बीतते गए, ट्रेनें समय पर रुकती, लोग आते जाते, बच्चों की हंसी, यात्रियों की भीड़, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना, शांति अक्सर तूफान की प्रस्तावना होती है, और बेगुनकोडर के इस वीरान कोने में कुछ ऐसा होने वाला था जिसे कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था। धीरे धीरे गांव में एक अजीब सी अफवाह फैलनी शुरू हुई। कहते थे, देर रात जब ट्रेन की आखिरी सीटी बजती है, तब पटरी के पास एक लड़की को दौड़ते हुए देखा जाता है। कभी कभी लोग दावा करते कि उन्होंने उसे प्लेटफॉर्म पर नाचते देखा, कभी कहते कि उसने सफेद साड़ी पहनी होती है, कभी कहते लाल। गोपाल दा, गांव के बुजुर्ग, जिन्हें गांव वाले जिंदा किताब कहते थे, इस अफवाह को हवा देने वालों में सबसे आगे थे। एक दिन जब अजय टिकट काउंटर पर हिसाब किताब देख रहा था, गोपाल दा आकर बोले, बाबू, रात को स्टेशन पर मत रुकना, ये जमीन ठीक नहीं है, यहाँ बहुत पुराना खून बहा है, बहुत पुरानी आत्माएं भटकती हैं। अजय हंसकर बात टाल देता। उसने सोचा, गांव वालों की अंधविश्वासी बातें हैं, लेकिन लीना, वो इन बातों को हल्के में नहीं ले पा रही थी। रात को जब भी हवा बहती तो खिड़की के बाहर से उसे किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई देती। पहले उसने सोचा शायद उसका भ्रम है, लेकिन यह हर रात होने लगा। एक रात अजय स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा ट्रेन के सिग्नल की जांच कर रहा था। चारों तरफ सन्नाटा, केवल झिंगुरों की आवाज और दूर से आती ट्रेन की सीटी। तभी उसे लगा जैसे दूर पटरी पर कोई सफेद आकृति दौड़ रही है। उसने ध्यान से देखा। हां, कोई लड़की थी, लंबे काले बाल, सफेद कपड़े। वह तेजी से ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थी। अजय के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ट्रेन की रफ्तार बढ़ रही थी, लेकिन वह लड़की ट्रेन से भी तेज दौड़ रही थी। अगले ही पल वह गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। अजय ने पलकें झपकाईं। वह जगह खाली थी। उसने खुद को समझाया, शायद थकान है, आंखों का धोखा है, लेकिन भीतर कहीं एक अनजाना डर उसके दिल में जगह बना चुका था।
अगले दिन उसने इस बारे में लीना को बताया। लीना के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने भी सुना है अजय, कोई है यहाँ? रात को कोई गुनगुनाता है। मैंने खिड़की के पास एक लड़की की परछाई देखी थी। अजय गुस्सा हो गया। बस करो लीना, ये सब बेकार की बातें हैं। हम तर्क पर विश्वास करते हैं, भूत प्रेत पर नहीं। लेकिन रात बीतती गई और डर अपनी जड़ें गहरी करता गया। कुछ दिन बाद अजय की ड्यूटी रात 11 बजे तक बढ़ा दी गई। लीना अकेली क्वार्टर में थी। अचानक उसे स्टेशन के पीछे के जंगल से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो डरते डरते खिड़की तक पहुंची। बाहर अंधेरा घना था, हवा रुक रुक कर बह रही थी। लीना की नजर प्लेटफॉर्म पर गई और वहां उसने वही लड़की देखी। लंबी साड़ी, खुले बाल, सिर थोड़ा झुका हुआ। लीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अजय को आवाज दी, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। तभी वह लड़की धीरे धीरे मुड़ी और लीना को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया हो। अगले ही पल वह गायब हो गई। लीना हिल गई थी। अगली सुबह उसने अजय को सब बताया। अजय ने इस बार गंभीरता से सुना। उसने तय किया कि रात को खुद देखेगा। उस रात उसने प्लेटफॉर्म पर टॉर्च लेकर इंतजार किया। आधी रात के करीब हवा अचानक ठंडी हो गई। आसपास की हर आवाज जैसे थम गई। तभी अजय ने वही आकृति देखी, वही लड़की, उसी सफेद साड़ी में। वह धीमे धीमे प्लेटफॉर्म पर चल रही थी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। अजय की टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, लेकिन वहां चेहरा था ही नहीं। एक काली खाली जगह, जैसे किसी ने चेहरा मिटा दिया हो। अजय के हाथ कांपने लगे, पसीना बहने लगा। उसने आंखें बंद की और दोबारा खोली। लड़की गायब थी। अजय अब खुद को समझा नहीं पा रहा था। उसने अगले दिन गोपालदा को बुलाया। गोपालदा ने भारी आवाज में कहा, बाबू, ये स्टेशन ठीक नहीं है। तुमने संध्या की आत्मा देखी है, वही यहां भटकती है। अजय चौंक गया। संध्या? कौन संध्या? गोपालदा ने धीरे से कहा, सालों पहले एक लड़की थी, यहीं की रहने वाली। उसने इसी पटरी पर अपनी जान दी, लेकिन लोग कहते हैं वो खुद नहीं कूदी थी, उसे धक्का दिया गया था। उसका खून इस मिट्टी में समा गया है। उसकी आत्मा आज तक चैन नहीं पा सकी। अजय की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने ठान लिया कि वह डरकर पीछे नहीं हटेगा। उसी रात उसने फिर इंतजार किया। ठीक 2:15 पर एक तेज हवा चली, जैसे किसी ने कानों में फुसफुसाया हो, मुझे मेरा हक चाहिए। अजय की सांसें रुक सी गईं। उसने महसूस किया कोई पीछे खड़ा है। वह धीरे धीरे मुड़ा और वहां वही लड़की थी। इस बार वह जमीन पर नहीं थी, बल्कि हवा में तैर रही थी। उसके बाल बेतहाशा उड़ रहे थे। उसकी आंखों से अंधेरा टपक रहा था और उसके होंठों पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। अजय का दिल धड़कना भूल गया। उसकी टॉर्च गिर गई और प्लेटफॉर्म पर एक भारी सन्नाटा छा गया। उस घटना के बाद से अजय की जिंदगी बदलने लगी थी। दिन में स्टेशन की चहल पहल भले ही सब सामान्य दिखती थी, लेकिन रात का अंधेरा जैसे इस छोटे से बेगुनकोडर स्टेशन को किसी दूसरी दुनिया में ले जाता था। अजय अब रोजाना रात को प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहता। उसकी नजरें हमेशा उस पटरी की ओर होती जहां उसने सफेद साड़ी वाली लड़की को देखा था। कुछ ही दिनों बाद उसे पहली बार गोपालदा से संध्या का नाम सुनाई दिया। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, बाबू, जिस आकृति को तुमने देखा वो कोई परछाई नहीं, वो संध्या है। कई साल पहले उसकी इसी पटरी पर मौत हुई थी और तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। अजय के हाथ से चाय का कप छूट गया। उसके कानों में शब्द गूंजने लगे, संध्या, मौत, आत्मा। उसने उस दिन पहली बार संध्या के बारे में पूछताछ शुरू की। गांव वालों से मिली अधूरी अधूरी कहानियों ने अजय की बेचैनी बढ़ा दी। कोई कहता संध्या बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जिसकी शादी की तारीख तय हो चुकी थी। कोई कहता वो अपने प्रेमी के साथ भागना चाहती थी, लेकिन किसी को सही सही नहीं पता था कि उस रात क्या हुआ जब उसकी लाश पटरी पर बिखरी पड़ी मिली थी। कुछ बुजुर्गों का कहना था कि संध्या की हत्या की गई थी और हत्यारे का नाम कभी सामने नहीं आया। सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी मौत के 2 दिन बाद ही उसका पूरा परिवार अचानक गायब हो गया। कोई नहीं जानता वे कहां गए। कुछ का दावा था कि उन्होंने भी अपनी जान दे दी। कुछ कहते थे वे पागल होकर गांव छोड़ गए।
ये रहस्य जितना गहराता गया उतना ही अजय के अंदर डर की जड़ें मजबूत होती गईं। इन सब के बीच लीना का डर भी बढ़ता जा रहा था। वह अक्सर कहती, अजय, ये जगह सही नहीं है, यहां कोई है जो हमें देख रहा है। अजय हर बार उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन अब उसके मन में भी सवाल उठने लगे थे। एक रात लीना ने खिड़की के बाहर से धीमे स्वर में एक लड़की की गुनगुनाहट सुनी। वह आवाज इतनी मीठी और डरावनी थी कि लीना का दिल कांप उठा। उसने धीरे से पर्दा हटाकर बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा स्थिर थी, रात की नीरवता टूट चुकी थी। अगले दिन उसने अजय को बताया, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें वहम हो रहा है लीना। मगर रात को जब अजय स्टेशन के टिकट काउंटर में हिसाब किताब कर रहा था, उसने भी वही गुनगुनाहट सुनी। टिकट खिड़की अपने आप धीरे धीरे खुली, फिर बंद हुई, फिर खुली। अजय के माथे पर पसीना आ गया। वह बाहर आया, प्लेटफॉर्म पर चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। तभी अचानक हवा का तेज झोंका आया और टिकट काउंटर का दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। अजय वहीं खड़ा रह गया। उसकी धड़कनें अनियंत्रित हो रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके पास खड़ा है, पर वह नजर नहीं आ रहा। कुछ दिनों बाद स्टेशन पर एक भयानक हादसा हुआ। एक ट्रेन अपनी तय समय सारणी से देरी से आ रही थी। अजय को सिग्नल गिराना था ताकि ट्रेन रुके। उसी समय उसने पटरी के पास वही सफेद साड़ी वाली आकृति देखी। वह लड़की ट्रेन की दिशा में खड़ी थी। अजय ने हाथ में हरी झंडी उठाई और ट्रेन रुकवाने की कोशिश की, लेकिन अचानक ही वह आकृति पटरी पर दौड़ने लगी। ट्रेन की रफ्तार बढ़ रही थी और लड़की उसके सामने पटरी पर सीधी भाग रही थी। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक खींचा। ब्रेक के चीखते स्वर ने हवा चीर दी। ट्रेन थम गई। धूल और धुआं चारों तरफ फैल गया। अजय तुरंत पटरी की ओर दौड़ा। उसने टॉर्च जलाई, प्लेटफॉर्म से नीचे कूदा, लेकिन वहां कोई नहीं था, न लड़की न कोई निशान। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी में कुछ लाल बूंदें चमकी। अजय झुककर देखता है, खून, ताजा खून। प्लेटफॉर्म के किनारे तक ये लाल बूंदें फैली हुई थीं, लेकिन आगे जाकर अचानक गायब हो गई, जैसे किसी ने खून को जमीन से चूस लिया हो। अजय ने लीना को बताया और वह पूरी तरह टूट गई। अब उसकी रातें नींद में नहीं, डरावने सपनों में कटने लगी। हर रात उसे वही लड़की दिखाई देती जो खून से सनी साड़ी पहनकर पटरी पर खड़ी रहती। उसकी आंखें शून्य में खोई होती। लीना जागती तो पसीने में भीगी होती। उसका शरीर कांप रहा होता। कभी कभी वह कहती, वो मुझे बुला रही है अजय, वो चाहती है कि मैं उसके पास जाऊं। अजय घबरा जाता, उसे सांत्वना देता, लेकिन उसका अपना दिल भी मानने को तैयार नहीं था कि यहां कुछ असामान्य नहीं है। इस बीच गांव के कुछ लोग स्टेशन से दूरी बनाने लगे। वे कहते थे कि उन्होंने भी देर रात प्लेटफॉर्म पर संध्या की परछाई देखी है। कोई दावा करता कि उसने उसे हंसते देखा, तो कोई कहता कि उसने उसे पटरी पर बैठे बाल संवारते देखा। अफवाहें और डर इतनी तेजी से फैले कि धीरे धीरे शाम ढलने के बाद स्टेशन सुनसान होने लगा। एक शाम जब अजय प्लेटफॉर्म पर अकेला बैठा था, उसने फिर से वही गुनगुनाहट सुनी। इस बार आवाज पहले से भी करीब थी। उसने टॉर्च उठाई, रोशनी बिखेरी, लेकिन इस बार वह आकृति उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और आंखों की जगह दो गहरे काले गड्ढे। अजय का खून जम गया। उसने पलक झपकाई और वह आकृति गायब हो गई। मगर उसी समय उसकी टॉर्च की बैटरी अचानक खत्म हो गई। स्टेशन पर अंधेरा छा गया। ठंडी हवा बह रही थी और प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा टूट रहा था, मानो कोई पास आ रहा हो। अजय भागकर टिकट काउंटर में घुसा, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाहर कदमों की आहट थी, धीरे धीरे पास आती हुई। फिर अचानक कोई दरवाजे पर धीरे धीरे खुरचने लगा। अजय का गला सूख गया, पसीना उसके माथे से टपक रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस हवा में हल्की सी खुशबू थी, वही गीले मिट्टी और चमेली के फूल जैसी जो उसने पहली बार उस लड़की के पास महसूस की थी। अगली रात अजय ने फैसला किया कि वह स्टेशन के वेटिंग हॉल में पूरी रात जागकर निगरानी करेगा। आधी रात के समय उसने देखा कि एक लंबा काला साया पटरी से प्लेटफॉर्म की ओर चढ़ रहा है।
अजय का दिल जैसे रुक गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके सामने क्या है, इंसान, जानवर या कुछ और। वह साया धीरे धीरे पास आता गया और फिर अचानक हवा में घुल गया। उसी समय अजय ने दूर से पटरी पर ट्रेन की सीटी सुनी। उसने जल्दी से बाहर आकर सिग्नल गिराया। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। अजय प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, लेकिन तभी उसने देखा पटरी पर वही लड़की ट्रेन की दिशा में दौड़ती हुई। अजय के मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने ड्राइवर को हाथ से इशारा किया, लेकिन ट्रेन की रफ्तार बढ़ चुकी थी। लड़की ट्रेन के ठीक सामने थी, फिर भी गिर नहीं रही थी। वह जैसे हवा में तैरते हुए ट्रेन के साथ भाग रही थी। ट्रेन कुछ ही फीट दूर थी, तभी उसने अचानक हवा में छलांग लगाई और गायब हो गई। ट्रेन चीखते हुए रुक गई। धुआं चारों तरफ फैल गया। यात्री घबराकर खिड़कियों से झांकने लगे। अजय कांपते हुए पटरी की ओर भागा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बस प्लेटफॉर्म पर उसकी टॉर्च की रोशनी में फिर से वही खून की बूंदें चमक रही थीं। इस बार अजय समझ चुका था कि यह सिर्फ अफवाह नहीं, कुछ तो है जो बेगुनाकोडर स्टेशन पर ठहरा हुआ है। एक आत्मा जो जाने का नाम नहीं ले रही। और शायद उसने अब अजय को अपना अगला निशाना बना लिया था। साल 1968 तक आते आते बेगुनाकोडर रेलवे स्टेशन पर खौफ का साया और गहरा हो चुका था। पिछले 6 सालों में स्टेशन पर कई अजीबोगरीब घटनाएं हो चुकी थीं, लेकिन अब हालात तेजी से बिगड़ने लगे। रातें स्टेशन पर भारी हो जाती, हवा में ठंडक बढ़ जाती और जैसे जैसे घड़ी आधी रात पार करती, प्लेटफॉर्म पर एक अदृश्य सन्नाटा छा जाता। इसी साल अजय चौधरी की ड्यूटी के दौरान एक भयानक मोड़ आया। वह अचानक गायब हो गया। उस रात वह हमेशा की तरह प्लेटफॉर्म पर गश्त करने निकला था। लीना वेटिंग हॉल में बैठी उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन सुबह होने तक अजय वापस नहीं लौटा। स्टेशन की दीवारों पर कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। पटरी के पास कोई कपड़ा नहीं, न खून, न जूते, बस अजय जैसे हवा में घुल गया हो। लीना टूट चुकी थी। उसकी आंखों में सूखा डर बसा हुआ था। रेलवे ने अजय की गुमशुदगी दर्ज की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। यह बेगुनाकोडर की पहली रहस्यमयी गुमशुदगी थी और अभी यह सिलसिला शुरू ही हुआ था। अजय की गुमशुदगी के बाद रेलवे ने तुरंत नए स्टेशन मास्टर की नियुक्ति की। रमेश तिवारी, ऊंचे कद का, सख्त मिजाज और अंधविश्वास में भरोसा न रखने वाला। उसने स्टेशन संभालते समय गांव वालों की बातें हंसकर टाल दी, लेकिन लीना ने उसे पहली ही मुलाकात में चेतावनी दी थी। रात में प्लेटफॉर्म पर मत जाना, वहां कुछ है। रमेश ने कहा, यह सब वहम है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। लेकिन उसकी यह हिम्मत ज्यादा दिन नहीं चली। उसकी ड्यूटी की तीसरी रात लगभग 2:15 उसने वेटिंग हॉल की खिड़की से देखा कि पटरी पर कोई खड़ा है। सफेद साड़ी, खुले बाल और पीठ उसकी ओर। रमेश चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन वह आकृति हिली नहीं। उसने लालटेन उठाई और पटरी की ओर बढ़ा। जैसे ही रोशनी उसके पास पहुंची, रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई नहीं था। उसके ठीक बाद स्टेशन के कोने से हल्की सी हंसी गूंज उठी। रमेश के सीने में जैसे किसी ने बर्फ रख दी। अगले दिन सुबह लोग उसे प्लेटफॉर्म पर बेहोश पाए और उसके शरीर पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़कर खींचा हो। उसने अगले ही हफ्ते ट्रांसफर की अर्जी दे दी और बेगुनाकोडर से हमेशा के लिए चला गया। अब तीसरे स्टेशन मास्टर की नियुक्ति हुई, प्रदीप घोष। वह कोलकाता से आया था, पढ़ा लिखा और निडर, पर भीतर से बेहद जिज्ञासु। उसने लीना और गोपाल दा से संध्या की कहानी सुनी। गोपाल दा ने उस दिन एक सिहरन भरा सच बताया। बाबू, जो लोग कहते हैं कि संध्या ने खुदकुशी की थी, वो झूठ है। उसकी मौत हत्या थी। उन्होंने बताया कि संध्या की शादी किसी संपन्न व्यापारी से तय की गई थी, लेकिन वह किसी और से प्यार करती थी। उसी रात जब उसने भागने की कोशिश की, उसे पकड़ लिया गया और धक्का देकर पटरी पर गिरा दिया गया। गोपाल दा की आंखों में आंसू थे। उसे दफनाया नहीं गया, उसके टुकड़े इकट्ठे करके जलाई गई थी। उसका अधूरा जीवन, अधूरा प्यार, सब इस मिट्टी में बसा है। वह इसलिए चैन से नहीं सो पाती। प्रदीप ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया, लेकिन उसने सोचा, अगर ये आत्मा बदला लेने लौटी है तो उसका लक्ष्य कौन है? लीना अब अकेली पड़ चुकी थी। अजय के जाने के बाद उसकी मानसिक हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। हर रात उसे एक ही सपना आता,
संध्या उसे पटरी पर खींच रही है। लीना सपने में खुद को ट्रेन की रोशनी में खड़ा पाती और संध्या के खून से सने हाथ उसकी कलाई पकड़ लेते। हर बार लीना चिल्लाती, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल पाती। सुबह उठती तो उसका शरीर थका हुआ, पसीने से भीगा और कलाई पर लाल निशान बने होते। उसने प्रदीप को कई बार कहा, संध्या मुझे बुला रही है, वह चाहती है कि मैं भी उसकी तरह पटरी पर लेट जाऊं। प्रदीप ने लीना को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी बेचैन रहने लगा था। इसी दौरान रेलवे के उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी गई। पहली बार आधिकारिक रिकॉर्ड्स में असामान्य घटनाओं का जिक्र दर्ज हुआ। रिपोर्ट में लिखा गया, रात के समय प्लेटफॉर्म पर अनजान आकृतियां दिखाई देती हैं। ट्रेनें अनियमित रूप से अपने आप रुक जाती हैं। टिकट काउंटर की खिड़कियां अपने आप खुल बंद होती हैं। कई कर्मचारियों ने महिला की चीखें सुनी हैं। इस रिपोर्ट के बाद कई कर्मचारी इस्तीफा देकर चले गए। अब स्टेशन लगभग वीरान हो चुका था। एक रात प्रदीप ने ठान लिया कि वह सच्चाई का पता लगाएगा। वह लालटेन लेकर अकेले प्लेटफॉर्म पर बैठा रहा। आधी रात के बाद हवा अचानक ठंडी हो गई। उसकी पीठ के पीछे से किसी के पायल की धीमी धीमी आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, वही सफेद साड़ी वाली आकृति उसके सामने खड़ी थी। लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसका चेहरा धुंध में छुपा हुआ था। प्रदीप कांप उठा। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहती हो? आकृति ने सिर उठाया और उसकी काली खाली आंखें प्रदीप पर जमी। अगले ही पल लालटेन बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। प्रदीप ने महसूस किया कि कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है, मुझे मेरा हक चाहिए। अचानक प्लेटफॉर्म पर एक तेज हवा का झोंका आया और प्रदीप ने देखा कि वह आकृति धीरे धीरे हवा में उठ रही है। वह उसके ऊपर मंडरा रही थी। उसके पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं थी। प्रदीप डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर ठंडी उंगलियां लिपट रही हैं। अचानक पीछे से लीना की आवाज आई, रुको। लीना न जाने कब प्लेटफॉर्म पर आ गई थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों थे। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम हमें क्यों सताती हो? उस आकृति ने धीरे धीरे लीना की ओर देखा और इस बार लीना ने साफ साफ संध्या का चेहरा देखा। वही मासूम आंखें, वही टूटी साड़ी, लेकिन होठों पर एक डरावनी मुस्कान। लीना की सांसें रुक गईं, उसके पैरों की ताकत खत्म हो गई। वह वहीं जम गई। आकृति हवा में तैरती हुई कुछ पल तक उसे देखती रही और फिर अचानक गायब हो गई। उस रात के बाद लीना कई दिनों तक बोल नहीं पाई। उसके होंठ सूख गए थे, आंखें खाली हो चुकी थीं। प्रदीप समझ गया कि अब यह सिर्फ अफवाह नहीं रही। संध्या की आत्मा सच में यहां है और अब वह किसी चीज के लिए लौट आई है। लेकिन क्या वह बदला चाहती है या मुक्ति? इस रहस्य का जवाब प्लेटफॉर्म पर बिखरा पड़ा था, लेकिन उसे खोजने का मतलब था मौत को दावत देना। साल 1971 तक आते आते बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन का डर अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। स्टेशन अब लगभग वीरान हो गया था। दिन में कभी कभार कुछ लोग दिख जाते, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता पूरा इलाका अंधकार में डूब जाता और वहां इंसान की परछाई तक नहीं मिलती। शाम 5 बजे के बाद रेलवे का स्टाफ स्टेशन छोड़कर भाग खड़ा होता। खिड़कियां, टिकट काउंटर सब ताले में बंद। मगर अंधेरा उतरते ही स्टेशन पर एक अजीब सी हलचल महसूस होती। पटरियों पर तेज पदचाप, अदृश्य ट्रेन की सीटी और कभी कभी किसी के ठहाके रात की खामोशी चीरते। गांव वालों का दावा था कि संध्या की आत्मा अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। इसी बीच रेलवे ने इस केस की सच्चाई पता लगाने के लिए एक सीनियर अफसर रणवीर सिंह को भेजा। रणवीर बेहद साहसी, कड़क स्वभाव का अफसर था, जो भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि ये सब अफवाहें हैं और स्टेशन के बंद होने की वजह कुछ और होगी। रणवीर अपने साथ 2 सहायक भी लाया, सुमित और धीरज। पहली रात उसने बेगुनकोडर स्टेशन पर डेरा डाला। वेटिंग हॉल में बैठकर पुराने फाइलों का निरीक्षण कर रहा था कि अचानक उसकी नजर एक पुरानी रिपोर्ट पर पड़ी। उसमें साफ साफ लिखा था, 1968 से अब तक इस स्टेशन पर 3 स्टेशन मास्टर रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे गए या लापता हुए हैं। कर्मचारियों ने प्लेटफॉर्म पर महिला की परछाई देखने की शिकायत दर्ज कराई है। रणवीर ने कागज का पन्ना नीचे रखा
और बाहर प्लेटफॉर्म पर गया। आधी रात का समय था। हवा असामान्य रूप से ठंडी थी। अचानक उसने महसूस किया जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने अपने कानों के पास एक हल्की हंसी सुनी, जैसे कोई लड़की पास खड़ी होकर मुस्कुरा रही हो। अगले दिन रणवीर ने गांव के गोपाल दा से मुलाकात की। गोपाल दा अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में डर अभी भी ताजा था। रणवीर के सवाल सुनकर उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बाबू, संध्या की मौत खुदकुशी नहीं थी, उसे धक्का दिया गया था। उसके अपने प्रेमी ने ही उसे मार डाला। उसका नाम था सत्येन। संध्या उस रात सत्येन के साथ भागने वाली थी, लेकिन उसने ही उसे धोखा दिया, पटरी पर धक्का दिया और भाग गया। उसी रात से संध्या का खून इस मिट्टी में बस गया है। उसकी आत्मा अब इस जगह बंध चुकी है। वह अपने कातिल को खोज रही है। रणवीर हैरान था। उसने पूछा, सत्येन अब कहां है? गोपाल दा की आंखों में खामोशी भर आई। कोई नहीं जानता बाबू। उस रात के बाद वह शहर छोड़कर गायब हो गया। लोग कहते हैं उसने नाम बदलकर कहीं और नई जिंदगी शुरू कर दी। रणवीर को अब लगने लगा था कि संध्या की आत्मा हर नए स्टेशन मास्टर को इसीलिए निशाना बना रही थी, क्योंकि अजय, रमेश और प्रदीप सभी रात के समय प्लेटफॉर्म पर होते थे जहां उसकी मौत हुई थी। उस रात रणवीर ने और गहराई से पड़ताल करने का फैसला किया। सुमित और धीरज उसके साथ थे। तीनों ने वेटिंग रूम में टॉर्च, कैमरा और नोटबुक्स के साथ इंतजार करना शुरू किया। रात के 2:30 पर अचानक हवा का रुख बदल गया, जैसे किसी ने पूरा स्टेशन अपनी ठंडी सांसों में लपेट लिया हो। दीवारों पर टंगी पंखियां अपने आप घूमने लगीं, टिकट काउंटर की खिड़की अपने आप खुल गई और अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। रणवीर ने ध्यान से सुना। एक महिला की धीमी आवाज थी जो बार बार कह रही थी, मुझे मेरा हक दो। उसी समय धीरज की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। उसने टॉर्च पर हाथ मारा, लेकिन रोशनी नहीं आई। अचानक प्लेटफॉर्म के छोर से पायल की छनछनाहट सुनाई दी। रणवीर टॉर्च की रोशनी उस ओर घुमाता है और फिर उसकी सांसें थम जाती हैं। वहां एक सफेद साड़ी वाली आकृति खड़ी थी। लंबे खुले बाल, चेहरा धुंधले धुएं में ढका, लेकिन उसकी आंखों से लाल रोशनी चमक रही थी। सुमित हिम्मत करके आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, आकृति हवा में तैरने लगी। उसने प्लेटफॉर्म पर चक्कर लगाए और अचानक गायब हो गई। इस घटना के बाद सुमित बेहद डरा हुआ था। उसने रणवीर से कहा, सर, ये जगह ठीक नहीं है, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन रणवीर ने मना कर दिया। वह सच्चाई तक पहुंचना चाहता था। तीसरी रात उन्होंने दोबारा वेटिंग हॉल में डेरा डाला। रात के 3 बजे अचानक धीरज कहीं गायब हो गया। रणवीर और सुमित ने पूरी स्टेशन की तलाशी ली, प्लेटफॉर्म, पटरियाओं, यहां तक कि आसपास के पेड़ पौधों तक। धीरज का कोई पता नहीं था। लेकिन ठीक तभी रणवीर की टॉर्च की रोशनी वेटिंग हॉल के एक कोने में कुछ पर पड़ी। वहां एक साड़ी पड़ी थी, खून से पूरी तरह सनी हुई। रणवीर कांपते हुए आगे बढ़ा। उसने साड़ी उठाई और पास की दीवार पर टॉर्च डाली। दीवार पर खून से लिखे शब्द चमक रहे थे, मैं लौटूंगी, सत्येन। रणवीर का गला सूख गया। हवा अचानक और ठंडी हो गई। उसी समय कमरे के कोने से एक धीमी हंसी गूंजी। वही आवाज, वही लहजा। उसने महसूस किया कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। रणवीर धीरे धीरे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक बाहर प्लेटफॉर्म पर एक भारी धमाका हुआ, जैसे कोई ट्रेन बिना इंजन के स्टेशन में घुस आई हो। रणवीर और सुमित दौड़े, लेकिन बाहर कुछ नहीं था, बस ठंडी हवा, वीरान स्टेशन और दूर पटरी पर किसी के दौड़ने की हल्की आहट। उस रात रणवीर को समझ में आ गया कि यह महज अफवाह नहीं, न ही कोई इंसानी चाल। बेगुनकोडर स्टेशन पर कुछ अलौकिक था, कुछ ऐसा जो अधूरा था और अब हर कीमत पर पूरा होना चाहता था। लेकिन असली सवाल यह था, क्या संध्या अपनी मुक्ति चाहती है या अपने बदले की आग में सबको जलाने लौटी है? साल 1972। बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन का खौफ पूरे जोन में फैल चुका था। अब रेलवे के उच्च अधिकारी भी इस मामले की गंभीरता समझने लगे थे। 3 स्टेशन मास्टरों की रहस्यमयी मौतें, धीरज की गुमशुदगी और संध्या की आत्मा की चर्चा पूरे विभाग में गूंज रही थी।
उसी दौरान रणवीर सिंह को एक पुरानी सरकारी फाइल मिली जिस पर स्टेशन का कोड लिखा था 4260। फाइल के ऊपर मोटे काले अक्षरों में एक चेतावनी उभरी हुई थी, डू नॉट स्टॉप ट्रेन्स। रणवीर के हाथ कांप उठे। उसने सोचा, रेलवे के रिकॉर्ड में ऐसा निर्देश क्यों होगा? आखिर क्यों गाड़ियां इस स्टेशन पर नहीं रुकनी चाहिए? उसने फाइल खोली और जो पढ़ा उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। हर पन्ने पर मौत, गुमशुदगी और असामान्य घटनाओं का विवरण था, लेकिन सबसे अजीब पन्ना वह था जिस पर खून जैसी काली स्याही से लिखा था, उसकी नजर से बचो, वह देखती है। रणवीर ने अगले दिन कोलकाता के रेलवे हेडक्वार्टर्स पहुंचकर इस रहस्य को खोलने की ठानी। वहां उसे कई पुरानी फाइलों तक पहुंच मिली जिन्हें गोपनीय चिह्नित किया गया था। बैठक में अफसरों के बीच तनाव साफ झलक रहा था। कुछ का कहना था कि स्टेशन को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाए, जबकि कुछ मानते थे कि डर की वजह से रेलवे की बदनामी हो रही है। एक वरिष्ठ अफसर बोला, हम विज्ञान पर भरोसा करते हैं, भूत प्रेत पर नहीं। तभी एक बुजुर्ग अधिकारी ने धीरे से कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वह रात में ट्रेन के साथ दौड़ती है। मैंने उसकी हंसी सुनी है, मैंने उसकी परछाई को प्लेटफॉर्म पर नाचते देखा है। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। रणवीर को समझ में आ गया कि यहां अंधविश्वास और हकीकत के बीच गहरा टकराव है। बैठक के बाद रणवीर को एक फाइल दी गई जिसमें 1968 से 1972 तक की गुप्त रिपोर्ट्स थीं। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि स्टेशन पर अब तक 7 संदिग्ध मौतें हो चुकी हैं, 3 स्टेशन मास्टर लापता, 2 रेलवे कर्मचारी पटरियों पर मृत मिले, एक सफाई कर्मी का शव वेटिंग हॉल के पास झूलता मिला और एक यात्री की गर्दन ट्रेन की खिड़की में फंसी मिली थी। हर मौत के समय एक अजीब समानता थी, सब हादसे रात 2 से 3 बजे के बीच हुए थे। इसके अलावा रिपोर्ट में कई गवाहों के बयान दर्ज थे जिन्होंने एक जैसी बातें कहीं। हमने एक सफेद साड़ी वाली लड़की को पटरी पर दौड़ते देखा, किसी ने हमारे कानों में फुसफुसाया, वो आ रही है। हमने हंसी सुनी लेकिन वहां कोई नहीं था। रणवीर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे लगने लगा कि यह मामला केवल भूत प्रेत की कहानियों से कहीं गहरा है। उसने सोचा कि अगर संध्या की आत्मा भटक रही है तो वह किसी चीज की तलाश में है, लेकिन वह चीज क्या हो सकती है? प्यार, बदला या कोई छिपा हुआ राज? रणवीर ने फैसला किया कि वह पुराने स्टेशन रिकॉर्ड्स खंगालेगा। देर रात वह अकेला बेगुनकोडर स्टेशन के वेटिंग हॉल में पहुंचा। ठंडी हवा बह रही थी और वीरान प्लेटफॉर्म पर बस झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। उसने अपनी टॉर्च ऑन की और पुराने लोहे के अलमारियों की तलाशी शुरू की। अचानक एक अलमारी की सबसे निचली दराज में उसे एक जंग लगी चाबी मिली। चाबी के साथ एक छोटा सा कागज था जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था 4260, तिजोरी, हॉल के नीचे। रणवीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या इस स्टेशन के नीचे कोई तिजोरी है? क्या उसमें संध्या की मौत का राज छुपा है? उसने अगले दिन खुदाई के आदेश देने की सोची, लेकिन उसी रात जब वह अपने कमरे में नोट्स लिख रहा था, अचानक खिड़की के बाहर से पायल की हल्की छनछनाहट सुनाई दी। वह धीरे धीरे उठा, खिड़की की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने बाहर झांका, उसके ठीक सामने एक धुंधली परछाई खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और खाली काली आंखें। वह परछाई एकदम स्थिर थी, जैसे उसकी रूहें जमा दी गई हों। रणवीर ने डर को झटकते हुए दरवाजा खोला और बाहर भागा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी प्लेटफॉर्म के दूर छोर से किसी के हंसने की आवाज आई। उसने टॉर्च जलाकर रोशनी फैलाई, लेकिन उसकी रोशनी हवा में बिखर गई। अचानक उसे एहसास हुआ कि वेटिंग हॉल के दरवाजे अपने आप धीरे धीरे खुल रहे हैं। उसने पास जाकर अंदर झांका और उसका खून जम गया। कमरे के बीचों बीच जमीन पर खून से बना एक गोला था और उसके बीच में वही जंग लगी चाबी रखी थी जो उसने अभी कुछ देर पहले अलमारी से उठाई थी। रणवीर की सांसें भारी होने लगी। उसने चाबी उठाई और जैसे ही मुड़ा, उसके कानों में वही आवाज गूंजी, मुझे मेरा हक दो। वह आवाज इतनी नजदीक थी कि रणवीर को लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा और पहली बार उसने संध्या की परछाई को सामने से देखा।
वह हवा में तैर रही थी। उसके चारों ओर हल्का धुंध का गोला घूम रहा था। उसके बाल बेतहाशा उड़ रहे थे, चेहरा फीका, होंठों पर अजीब मुस्कान और उसकी खाली काली आंखों में लाल आभा चमक रही थी। रणवीर के पैरों की ताकत खत्म हो गई। उसकी टॉर्च हाथ से गिर पड़ी। संध्या की परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी, मानो वह उसे कहीं खींच कर ले जाना चाहती हो। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और सारे दरवाजे एक साथ धमाके से बंद हो गए। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब गया। रणवीर वहीं ठिठक गया। उसके सामने बस संध्या की जलती हुई आंखें, और यहीं पर यह भाग खत्म होता है। रणवीर को अब यकीन हो चुका था कि स्टेशन 4260 का राज्य उसकी सोच से कहीं गहरा है। संध्या की आत्मा सिर्फ भटक नहीं रही, वह किसी अधूरे सच की ओर इशारा कर रही है। लेकिन वह सच क्या है, और क्या रणवीर अगले हमले से बच पाएगा? बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन पर संध्या की आत्मा के आतंक और स्टेशन 4260 के रहस्यों की सच्चाई अब पूरे कोलकाता में चर्चा का विषय बन चुकी थी। 3 स्टेशन मास्टरों की रहस्यमयी मौतें, गायब हुए कर्मचारी और प्लेटफॉर्म पर देखी गई सफेद साड़ी वाली आकृति की कहानियां अब अखबारों की सुर्खियां बनने लगीं। इन घटनाओं ने कोलकाता पैरानॉर्मल सोसाइटी KPS का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। KPS एक टीम थी जो परालौकिक गतिविधियों की वैज्ञानिक जांच में विशेषज्ञ मानी जाती थी। उनकी अगुवाई कर रहे थे डॉ. ईशान मुखर्जी, जो मनोविज्ञान और पैरानॉर्मल साइंस दोनों में शोध करता थे। ईशान के साथ उनकी टीम में रिया सेन, अमन घोष और समीर रॉय थे। वे नवीनतम उपकरणों के साथ बेगुनकोडर आए। K2 मीटर जो ऊर्जा स्तर मापता है, नाइट विजन कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर्स और थर्मल इमेजिंग सेंसर। उनका मिशन था संध्या की आत्मा के रहस्य को वैज्ञानिक तरीके से समझना। रणवीर सिंह, जो अब इस केस में गहराई तक उतर चुका था, ने इस टीम की मदद करने का फैसला किया। उस रात टीम ने पूरे स्टेशन को वायरिंग, कैमरों और सेंसर से घेर लिया। प्लेटफॉर्म नंबर 2, जहां से सबसे ज्यादा असामान्य घटनाओं की शिकायतें आई थीं, वहां खास नाइट विजन कैमरे लगाए गए। 11:30 रात सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। स्टेशन पर सिर्फ रणवीर, पैरानॉर्मल टीम और कुछ रेलवे सुरक्षा कर्मी थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया था। 12:05 पर रिया ने अचानक रिपोर्ट किया, सर, K2 मीटर अनियमित रूप से हरे से लाल पर जा रहा है। मतलब यहां पर ऊर्जा स्तर अचानक बढ़ रहा है। तभी नाइट विजन कैमरे की स्क्रीन पर कुछ धुंधली आकृतियां दिखने लगीं। रणवीर और टीम प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़े। जैसे ही उन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, सभी के रोंगटे खड़े हो गए। स्क्रीन पर एक धुंधली लंबी सफेद आकृति धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही थी, लेकिन जब उन्होंने आंखों से देखा, वहां कुछ भी नहीं था। 12:32 अचानक किसी के फुसफुसाने की आवाज रिकॉर्डर्स में कैद हुई। आवाज इतनी धीमी थी कि शब्द साफ नहीं सुने जा सकते थे। ईशान ने रिकॉर्डिंग को हेडफोन से कई बार सुना और फिर धीरे से बोला, वो कह रही है, मुझे मेरा हक दो। रणवीर के हाथ पसीने से भीग गए। उसने समझा, संध्या की आत्मा सिर्फ डराने नहीं, कुछ चाहती है, शायद अपनी मौत की सच्चाई सामने लाना। इसी दौरान लीना की हालत और बिगड़ने लगी थी। अजय की गुमशुदगी और संध्या की लगातार उपस्थिति ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया था। रणवीर ने उसे क्वार्टर में आराम करने को कहा था, लेकिन रात 1:15 पर जब टीम स्टेशन की निगरानी में व्यस्त थी, लीना अचानक गायब हो गई। रिया ने नोटिस किया कि क्वार्टर का दरवाजा खुला है और खिड़की की सलाखें टूटी हुई हैं। उनकी टॉर्च की रोशनी में फर्श पर बस खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे, जो सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ जाते थे। सब लोग लीना को ढूंढने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचे। वहीं K2 मीटर अचानक पूरी तरह रेड हो गया, मानो वहां ऊर्जा का विस्फोट हो रहा हो। तभी प्लेटफॉर्म के छोर से लीना की आवाज आई, लेकिन उसकी आवाज सामान्य नहीं थी। वह बहुत गहरी, भारी और अजीब थी, मानो 2 अलग अलग लोग एक साथ बोल रहे हों। रणवीर और टीम दौड़े और उन्होंने देखा, लीना प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह खाली, आंखें उलटी हुई और उसके होंठ लगातार बुदबुदा रहे थे, मुझे मेरा हक दो, मुझे मेरा हक दो।
ईशान ने तुरंत समझ लिया कि संध्या की आत्मा लीना के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। उन्होंने अपने बैग से ईएमएफ डिसरप्टर निकाला और लीना की ओर बढ़े। उन्होंने धीरे धीरे शांत आवाज में कहा, संध्या, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हमें बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लीना अचानक रणवीर की ओर मुड़ी और भयावह हंसी गूंज उठी। उसकी आवाज अब पूरी तरह बदल चुकी थी। सत्येन, मुझे सत्येन चाहिए, उसे दो वरना सब मरेंगे। इस दौरान कैमरों में अजीब गतिविधियां रिकॉर्ड हो रही थीं। नाइट विजन स्क्रीन पर एक साथ 3 अलग अलग आकृतियां दिखाई दी, एक प्लेटफॉर्म पर, एक वेटिंग हॉल में और एक पटरी पर। लेकिन जब टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली गई, वहां कुछ भी नहीं था। समीर ने थर्मल इमेजर चेक किया तो डिवाइस पर अचानक तापमान -10 डिग्री दिखा। इतनी ठंड में उनके सांसों से धुंध निकलने लगी। 2:10 पर लीना अचानक जमीन पर गिर गई। उसके शरीर से संध्या की आत्मा बाहर निकलती हुई महसूस हुई। उसी समय सभी रिकॉर्डर्स में एक अजीब आवाज कैद हुई, जैसे कोई बहुत पास खड़ा फुसफुसा रहा हो। 4200 नीचे देखो। रणवीर के कानों में यह शब्द गूंजते ही उसे याद आया, वह पुराना नोट जिस पर लिखा था कि हॉल के नीचे एक तिजोरी है। उसने तय किया कि स्टेशन के फर्श के नीचे छुपे राज को खोजना ही होगा। टीम जैसे ही वेटिंग हॉल के पास पहुंची, अचानक एक कैमरा जोर से फर्श पर गिरा। उसका स्क्रीन ऑन था, लेकिन उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं दिख रही थी। बस एक काली स्क्रीन पर लाल शब्द चमक रहे थे, मुझे मेरा हक दो वरना सब मरेंगे। टीम एक दूसरे की ओर देख रही थी, लेकिन किसी के पास शब्द नहीं थे। स्टेशन की हवा और भी भारी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरी जगह को अपनी पकड़ में ले लिया हो। संध्या की आत्मा अब केवल भटक नहीं रही थी, बल्कि अपने खेल का अंतिम चरण शुरू कर चुकी थी। बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन अब तक रहस्य, आतंक और मौत का पर्याय बन चुका था। संध्या की आत्मा की मौजूदगी की पुष्टि होने के बाद भी इस भूतिया जगह पर छाए अंधेरे पर किसी का काबू नहीं था। रणवीर, कोलकाता पैरानॉर्मल सोसाइटी KPS की टीम और लीना, जो अब मानसिक रूप से बेहद कमजोर हो चुकी थी, सब मिलकर स्टेशन के छिपे हुए रहस्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उस रात रणवीर के हाथों वह पुरानी फाइल लगी जिसमें संध्या की मौत के पीछे के जमीन विवाद का राज दफन था। फाइल के मुताबिक बेगुनकोडर स्टेशन की जमीन के नीचे एक गुप्त कानूनी दस्तावेज छुपाया गया था, जिसमें करोड़ों की संपत्ति का जिक्र था। रेलवे लाइन का विस्तार इसी जमीन से होकर गुजरता था और संध्या के पिता, जो उस समय गांव के सबसे बड़े जमींदार थे, उस जमीन पर दावा कर रहे थे। इस दस्तावेज पर संध्या के हस्ताक्षर आवश्यक थे, लेकिन उस रात संध्या का जीवन वहीं प्लेटफॉर्म पर समाप्त हो गया। रणवीर समझ गया कि संध्या की आत्मा उस गुप्त चिट्ठी की तलाश में है, ताकि उसकी मौत की सच्चाई दुनिया के सामने आ सके। रणवीर ने तुरंत खुदाई की योजना बनाई। प्लेटफॉर्म नंबर 2 के नीचे स्टेशन की पुरानी नींव तक खुदाई का आदेश दिया गया। रात के समय जब पूरी टीम खुदाई की तैयारी कर रही थी, तभी अचानक ट्रेन की सीटी गूंजी। समस्या यह थी कि उस समय रेलवे की कोई भी ट्रेन बेगुनकोडर से गुजरने वाली नहीं थी। रणवीर और ईशान प्लेटफॉर्म पर दौड़े और जो देखा वह समझ से परे था। स्टेशन के पास से एक ट्रेन तेज रफ्तार से गुजर रही थी, लेकिन उसके डिब्बों में एक भी यात्री नहीं था। ड्राइवर की खिड़की पर भी कोई नहीं दिख रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उस ट्रेन को धकेल रही हो। इस घटना ने टीम के अंदर खौफ और बढ़ा दिया। अगली रात से घटनाएं और भयावह हो गईं। वेटिंग हॉल के अंदर रखे उपकरण अपने आप चालू हो जाते, कैमरों की बैटरियां अचानक खत्म हो जाती और हर जगह फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी हंसी की। ईशान ने बताया कि K2 मीटर लगातार रेड जोन में था, मतलब ऊर्जा का स्तर अपने चरम पर पहुंच चुका था। संध्या की आत्मा अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। लीना की तबीयत भी बिगड़ने लगी। वह आधी रात को नींद में उठकर प्लेटफॉर्म की ओर चलने लगती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। रणवीर और रिया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लीना की आंखें पूरी तरह खाली थीं और उसके होंठों पर बस यही शब्द थे, तिजोरी, हॉल के नीचे, मेरा हक।
इस दौरान गांव वालों का डर अपने चरम पर पहुंच चुका था। कई परिवार बेगुनकोडर छोड़कर जा चुके थे। स्टेशन से सटे दर्जनों घर वीरान हो गए थे। जो कुछ लोग बचे थे वे रात होने से पहले ही अपने दरवाजों पर ताले जड़ देते और लालटेन बुझा देते। वे कहते थे, रात के बाद ट्रेनें पटरी पर नहीं चलती, पटरी खुद दौड़ती है। रणवीर को एहसास हो चुका था कि इस स्टेशन पर केवल एक आत्मा का साया नहीं था, बल्कि इस जमीन पर एक गहरा श्राप भी था। तीसरी रात टीम ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खुदाई शुरू की। नाइट विजन कैमरे चारों ओर लगाए गए थे। जैसे जैसे फावड़े की चोटें जमीन पर पड़ती, वैसे वैसे स्टेशन की हवा भारी होती जाती। अचानक पटरियों पर लोहे की आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई भारी ट्रेन उनके पास से गुजर रही हो, लेकिन दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। रणवीर पसीने में भीगा था, लेकिन खुदाई रोकने का सवाल ही नहीं था। तभी K2 मीटर ने एक जोरदार झटका दिया। उपकरणों की स्क्रीन पर ऊर्जा का स्तर अचानक आसमान छू गया। रात के ठीक 2:56 पर मजदूरों के फावड़े को कुछ कठोर चीज टकराई। रणवीर और ईशान नीचे झुके और मिट्टी साफ की। पहले उन्हें लोहे का एक पुराना संदूक मिला, जिस पर जंग लगी थी और उस पर उकेरा हुआ था 4260। संदूक को जमीन से निकालते ही पूरे स्टेशन पर तेज हवा का झोंका चला। नाइट विजन कैमरों की स्क्रीन पर धुंधली आकृतियां दिखाई देने लगीं। किसी ने धीमी आवाज में फुसफुसाया, खोलो। रणवीर कांपते हाथों से ताले की चाबी डाल रहा था। उसी समय लीना फिर अचानक प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसने रणवीर की ओर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। जैसे ही संदूक खोला गया, अंदर पुराना कागज, खून के दाग और एक छोटी लाल चुनरी मिली। रणवीर समझ गया कि यह वही चिट्ठी है जिसके लिए संध्या की आत्मा अधूरी थी। लेकिन जैसे ही दस्तावेज हाथ में आए, अचानक प्लेटफॉर्म हिलने लगा। चारों तरफ चीखें गूंज उठीं। कैमरों की स्क्रीन पर दर्जनों आकृतियां दिखाई दे रही थीं। धुंधले चेहरे, फटे कपड़े, लाल आंखें। रिया ने डरते हुए चिल्लाया, ये सिर्फ संध्या की आत्मा नहीं है, यहां दर्जनों आत्माएं फंसी हुई हैं। रणवीर और ईशान अब भी कुछ समझ पाते। इससे पहले ही खुदाई के गड्ढे से तेज सड़ी हुई गंध आने लगी। टीम ने टॉर्च डाली और वहां जो दिखा उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। गड्ढे के भीतर एक के ऊपर एक रखी हुई मानव खोपड़ियां थीं, कम से कम 50 से भी ज्यादा। खून जैसे जम चुका था, हड्डियां काई से ढकी थीं। ये साफ हो गया कि बेगुनकोडर स्टेशन की जमीन पर सिर्फ संध्या की आत्मा ही नहीं, बल्कि दर्जनों आत्माओं की चीखें दफन थीं। रणवीर के हाथ में वह चिट्ठी थी और प्लेटफॉर्म पर संध्या की परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी। हवा में उसकी हंसी गूंज रही थी, अब तुम जानते हो, अब मुझे मेरा हक दो। स्टेशन की हवा ठंडी हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा छा गया और सबकी सांसें थम सी गईं। बेगुनकोडर का श्राप अब पूरी तरह जाग चुका था, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन की जमीन के नीचे मिली मानव खोपड़ियों का ढेर पूरी टीम को अंदर तक हिला चुका था। रणवीर के हाथ में वो पुराना दस्तावेज था जिस पर संध्या के पिता की मुहर लगी थी। अब सच साफ हो चुका था। संध्या की मौत सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक योजनाबद्ध हत्या थी। इस गुप्त संपत्ति के लालच में उसके प्रेमी सत्येन ने उसे धोखा दिया ताकि वो चिट्ठी कभी सामने न आ सके। संध्या की आत्मा इसलिए भटक रही थी क्योंकि उसका न्याय अधूरा था, लेकिन स्टेशन की जमीन के नीचे मिली दर्जनों खोपड़ियों ने कहानी को और भी भयावह बना दिया। ये सिर्फ संध्या की आत्मा की नहीं, बल्कि दर्जनों निर्दोष लोगों की आत्माओं की कैदगाह थी। रणवीर को समझ आ गया कि अगर इन आत्माओं को मुक्त नहीं किया गया तो स्टेशन पर आतंक कभी खत्म नहीं होगा। उस रात पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने स्टेशन पर मुक्ति अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। डॉक्टर ईशान मुखर्जी ने नाइट विजन कैमरे, K2 मीटर, ध्वनि रिकॉर्डर्स और साउंड फ्रीक्वेंसी जनरेटर लगाया। उनका उद्देश्य था आत्माओं की ऊर्जा को स्थिर करना ताकि वे शांति पा सकें। टीम ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 के बीचों बीच एक सुरक्षा घेरा बनाया। संदूक और चिट्ठी वहीं रखी गई। ईशान ने सभी को चेतावनी दी, किसी भी हालत में इस घेरे के बाहर मत जाना। अगर आत्मा आपसे संपर्क करे, जवाब मत देना। आज की रात इस स्टेशन पर सब कुछ बदल सकता है।
रात के ठीक 2 बजे अनुष्ठान शुरू हुआ। वातावरण में अजीब सी बेचैनी थी। हवा भारी हो चुकी थी। चारों तरफ नीरवता का साया था। तभी अचानक K2 मीटर तेज आवाज के साथ रेड जोन में पहुंच गया। उसी समय वॉइस रिकॉर्डर्स में एक धीमी फुसफुसाहट कैद हुई। सत्येन, मेरा खून। रणवीर की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ईशान मंत्रोच्चार शुरू कर चुके थे, लेकिन जैसे जैसे मंत्र की गति बढ़ती गई, स्टेशन पर हलचल तेज होती गई। प्लेटफॉर्म पर अचानक ठंडी हवाओं के भंवर बनने लगे। नाइट विजन कैमरे की स्क्रीन पर दर्जनों धुंधली आकृतियां इकट्ठा होने लगीं। 2:28 अचानक प्लेटफॉर्म हिलने लगा। पटरियों से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, जबकि वहां कोई ट्रेन नहीं थी। रणवीर ने चारों ओर देखा। धुंध में संध्या की परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी। सफेद साड़ी में लिपटी वह आकृति हवा में तैर रही थी। उसके बाल बेतहाशा उड़ रहे थे, आंखों में लाल आभा और होंठों पर एक भयानक मुस्कान। उसने सीधे रणवीर की ओर देखा और गहरे स्वर में बोली, तुमने दस्तावेज निकाल लिया, अब मुझे मेरा हक दो। रणवीर ने कांपते हाथों से चिट्ठी प्लेटफॉर्म पर रखी। उसी क्षण हवा का झोंका उठा। चिट्ठी अपने आप आग की लपटों में घिर गई। अचानक लीना फिर से कांपने लगी। उसकी आंखें पलट गईं। होंठों पर अजीब शब्द बुदबुदा रहे थे। ईशान समझ गए कि संध्या की आत्मा फिर से लीना के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने तुरंत ऊर्जा स्त्रीकरण उपकरण चालू किया, जिससे एक तेज झटका सा महसूस हुआ। लीना जोर से चीखी और उसी समय कैमरों की स्क्रीन पर संध्या का चेहरा साफ दिखाई दिया। खून से लथपथ, दर्द से भरा, लेकिन आंखों में अनकही पीड़ा। 2:56 स्टेशन पर अंधकार गहराने लगा। अचानक सभी लाइट्स बुझ गईं। बस प्लेटफॉर्म पर रखे कैमरों की लाल रिकॉर्डिंग लाइट चमक रही थी। अचानक पटरियों से चेन खिसकने की आवाजें आईं और रिकॉर्डर्स में एक एक करके दर्जनों आवाजें गूंजने लगीं। कुछ आवाजें कह रही थीं, हमें आजाद करो, तो कुछ बस चीख रही थीं। रणवीर और टीम घबराकर चारों ओर देखने लगे। प्लेटफॉर्म पर धुंध की मोटी परत जम चुकी थी। तभी अचानक धुंध के बीच से सत्येन का नाम बार बार गूंजने लगा। रणवीर ने फाइलों में मिले एक पुराने पते के आधार पर सत्येन को पहले ही खोज लिया था। अगले ही दिन उसने सत्येन को बेगुन कोडर बुलाया। सत्येन का चेहरा पीला पड़ चुका था। वह कांपते हुए बोला, मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन संध्या की आत्मा की चीख गूंज उठी। झूठ, तुमने मुझे पटरी पर धक्का दिया था। इसी क्षण लीना की आंखों से आंसू बहने लगे और अचानक ईशान ने अपनी मशीनें अधिकतम पावर पर कर दी। पूरा स्टेशन सफेद चमकदार रोशनी से भर गया। उस रोशनी के बीच सभी कैमरों ने एक आखिरी दृश्य रिकॉर्ड किया। संध्या की आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। उसका चेहरा शांत था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने रणवीर की ओर देखा और धीरे से कहा, अब मैं जा रही हूं, लेकिन सब खत्म नहीं हुआ। अगले ही पल प्लेटफॉर्म पर एक जोरदार धमाका हुआ। हवा का तेज झोंका उठा और संध्या की परछाई गायब हो गई। टीम को लगा कि सब खत्म हो गया है। अगले दिन रेलवे ने बेगुना कोडर स्टेशन को आधिकारिक रूप से खतरनाक क्षेत्र घोषित कर दिया और रात के समय वहां किसी भी ट्रेन को रुकने से मना कर दिया। धीरे धीरे स्टेशन फिर से वीरान हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2 महीने बाद एक यात्री गाड़ी बेगुन कोडर से गुजर रही थी। ट्रेन के अंदर एक छोटी बच्ची अपनी खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसने अपनी मां का हाथ खींचा और धीरे से पूछा, मां, वो ट्रेन के साथ दौड़ने वाली आंटी कौन है? और अचानक ट्रेन की सीटी गूंजी। स्टेशन फिर से अंधेरे में डूब गया। बेगुन कोडर रेलवे स्टेशन की दहला देने वाली सच्चाई अब भी जिंदा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खौफनाक कहानी, बेगुन कोडर रेलवे स्टेशन की दहला देने वाली सच्चाई। क्या आपने महसूस किया कैसे एक अधूरी आत्मा का गुस्सा, लालच, धोखा और मौत का रहस्य आज भी इस स्टेशन की हर पटरी, हर हवा, हर परछाई में जिंदा है? हो सकता है अगली बार जब आप किसी वीरान स्टेशन से गुजरे तो आपको भी पटरियों पर कोई साया दौड़ता नजर आए या कोई धीमी फुसफुसाहट आपके कानों में गूंजे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और हॉरर लवर्स के साथ शेयर करें
और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि अगली वीडियो में किस भूत या जगह की सच्ची कहानी सुनना चाहते हैं। हो सकता है अगली वीडियो में आपका नाम भी लिया जाए, जैसे आज हमने अपने 5 स्पेशल सब्सक्राइबर्स का नाम लिया। और हाँ, अगर आपने अभी तक ईरी हॉरर टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, क्योंकि आने वाली कहानियां और भी डरावनी, रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली होंगी। याद रखिए, अंधेरा हमेशा खाली नहीं होता और कभी कभी जो पटरियों पर दौड़ता साया दिखता है वह हकीकत से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक लाइट्स ऑफ कीजिए, हेडफोन लगाइए और डरने के लिए तैयार रहिए, सिर्फ ईरी हॉरर टेल्स पर।